हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 35। गुड्डू के हाथों में शगुन के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उधर शगुन के घर में शगुन के हाथों में मेहंदी लग रही थी। प्रीति के कहने पर बिंदु ने शगुन की हथेली में बड़े बड़े अक्षरों में गुड्डू का नाम लिख दिया। शगुन ने देखा तो कहा, अरे बिंदु, गुड्डू क्यों लिखा है? उनका नाम तो अर्पित है। अरे दी, गुड्डू नाम में जितना प्यार है ना उतना अर्पित में नहीं है ना बिंदु दी, प्रीति ने कहा। बात तो प्रीति सही कह रही है। अर्पित नाम में ना वो फीलिंग नहीं आ रही जितना गुड्डू नाम में आ रही है, कहकर बिंदु हंसने लगी। प्रीति भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शगुन क्या कहती, उसे पता था अब तो गुड्डू के नाम से उसे सब ऐसे ही चिढ़ाएंगे, पर मन ही मन उसे भी गुड्डू का नाम अपनी हथेली में देखकर खुशी हो रही थी। प्रीति कुछ देर बैठी रही और फिर कहा, दी, मैं ऊपर जाकर आपकी बैग्स जमा देती हूँ, क्योंकि कल तो घर में बहुत सारे काम होंगे ना, और शाम को डांस भी तो है, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, शगुन ने कहा। प्रीति ऊपर शगुन के कमरे में चली आई और उसका सामान जमाने लगी। शगुन के ससुराल जो सामान जाने वाला था, प्रीति एक एक करके सब रखते जा रही थी। शगुन को मेहंदी लगते लगते अंधेरा हो चुका था। घर की लाइटें जल उठी, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। शगुन मेहंदी सुखाने के बाद ऊपर अपने कमरे में प्रीति को देखने आई। उसने देखा प्रीति बड़े प्यार से एक एक करके उसका सामान सूटकेस में रखते जा रही है। शगुन को वहां देखकर प्रीति ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, दी, मैंने आपका सारा सामान रख दिया है। आपकी साड़ियां और आपके सूट इस लाल वाले सूटकेस में रखे हैं, और चूड़ियां भी। बाकी सामान इस दूसरे सूटकेस में रखा है। गुड्डू जीजू के पापा ने कहा था कि आपके साथ ज्यादा सामान नहीं भेजना। कितने अच्छे हैं यार आपके ससुराल वाले। आपकी शादी के बाद ना मैं तो पक्का आ रही हूँ वहां रहने। प्रीति की आवाज में एक दर्द था, जिसे सुनकर शगुन उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा तो प्रीति मुस्कुराते हुए उसकी ओर पलटी, लेकिन आंखों में नमी थी। उस नमी को छुपाते हुए प्रीति ने कहा, और पता है दी, बेस्ट पार्ट क्या है? आपको इतना अच्छा परिवार मिला है। आपकी शादी में ना मुझे गिफ्ट चाहिए। बताओ क्या चाहिए? शगुन ने बड़े प्यार से कहा तो प्रीति खुद को रोक नहीं पाई और आंखों में आंसू भरकर कहा, मत चाहिए ना मुझे छोड़कर। प्रीति की आंखों में आंसू देखकर शगुन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रीति की आंसू पोंछकर उसे गले लगाते हुए कहा, बेटियों को तो एक ना एक दिन अपना मायका छोड़कर जाना ही पड़ता है। अगर तुम ऐसा करोगी तो पापा कमजोर पड़ जाएंगे। उनके सामने मैं रो भी नहीं सकती। तुम तो इतनी समझदार हो कि मेरी बात पापा का ख्याल रख लोगी। और अभी तुम ही ने कहा था ना कि मुझे अच्छा परिवार मिलने जा रहा है, फिर क्यों चिंता करती हो? प्रीति शगुन के गले लगते हुए सिसकने लगी। बचपन से लेकर अब तक वह और शगुन साथ साथ रहे थे। प्रीति के जीवन में मां की कमी शगुन ही तो दूर कर रही थी, लेकिन आज जब शगुन के जाने का वक्त आया तो प्रीति खुद को रोक नहीं पाई। पर शगुन ने अपने आंसू रोक लिए, क्योंकि वह अपने पापा के सामने रोना नहीं चाहती थी। शगुन ने प्रीति को चुप करवाया और बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, अच्छा सुनो, कानपुर बनारस से कितना दूर है? ज्यादा नहीं है ना? तुम्हारा जब भी मुझसे मिलने का मन हो तुम कानपुर आ जाना। वो तो मैं आऊंगी ही आऊंगी। सॉरी दी, आपके सामने मुझे रोना नहीं चाहिए था। प्रीति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब अपनों से बिछड़ने का वक्त आता है ना तब ऐसा ही होता है। अब तुम मुंह धो लो और नीचे चलो, खाना तैयार है। शगुन ने कहा तो प्रीति उठकर मुंह धोने चली गई और फिर नीचे चली आई। कमरे में सिर्फ शगुन थी जो कि बिस्तर पर खामोश बैठी थी। आज कई सालों बाद उसने प्रीति की आंखों में आंसू देखे थे। शगुन उठी और दीवार पर लगी अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़े होकर नम आंखों से कहने लगी, मेरा सफर इस घर में इतना ही था मां। आप चाहती थी मेरी शादी धूमधाम से हो। पापा ने कोई कमी नहीं रखी है मेरी शादी में। बहुत अजीब लग रहा है मां। प्रीति और पापा को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं तो इतनी मजबूर हूं कि उनके सामने रो तक नहीं सकती। आप जानती है ना पापा कितने कमजोर हैं। जैसे ही मेरी आंखों में आंसू देखेंगे खुद रो पड़ेंगे। और प्रीति, वो तो आज भी मेरे लिए बच्ची जैसे है। मेरी और प्रीति की परवरिश में पापा ने कोई कमी नहीं रखी। आपकी बहुत याद आ रही है माँ।
कहते हुए शगुन की आंखों में भरे हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए और वह फफक कर रो पड़ी। बाहर गानों का शोर था। घर लाइट और रोशनी से जगमगा रहा था। शगुन सिसक रही थी। तभी गुप्ता जी कमरे में आए। शगुन ने उनकी पीठ कर रखी थी, इसलिए वे शगुन की आंखों में आंसू नहीं देख पाए और कहा, शगुन बेटा। अपने पापा की आवाज सुनकर शगुन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और झूठी मुस्कान लेकर उनकी ओर पलटकर कहा, जी पापा। सब तैयारी हो गई बेटा? गुप्ता जी ने शगुन के पास आकर पूछा। हाँ पापा, प्रीति ने सब कर दिया, शगुन ने कहा। कुछ और चाहिए हो तो खुलकर मांग लेना। गुप्ता जी ने प्यार से शगुन के सर पर हाथ रखकर कहा तो नमी एक बार फिर शगुन की आंखों में लौट आई, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, आपने इतना किया है वो काफी है पापा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शगुन की बात सुनकर गुप्ता जी ने कहा, अच्छा बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? नीचे सब तुम्हें पूछ रहे हैं, जाओ जाकर खाना खा लो। ठीक है पापा, कहकर शगुन वहां से चली गई। गुप्ता जी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आए और एक टक उसे देखने लगे। कुछ देर बाद कहा, खुश हो ना सुभद्रा, तुम्हारी बड़ी बेटी शगुन का लग्न होने जा रहा है। जैसा तुमने कहा था सब वैसा ही इंतजाम किया है मैंने, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। बस एक कमी है, तुम साथ नहीं हो। 2 दिन बाद शगुन हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। उसे विदा करने की हिम्मत मुझ में अब नहीं है। शगुन बहुत खुश है इस रिश्ते से और दामाद भी बहुत अच्छे हैं। हमारी शगुन का पूरा ख्याल रखेंगे। बच्चियों के सामने आंसू नहीं बहा सकता। काश तुम होती तो तुम्हारे सामने अपना दुख जाहिर कर लेता। अपना आशीर्वाद हमारी बच्चियों पर बनाए रखना सुभद्रा। कहकर गुप्ता जी ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और फिर नीचे चले आए। शगुन को आज खाना प्रीति ने अपने हाथों से खिलाया और उसके बाद सभी बैठकर मस्ती करने लगे। कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुड्डू अपने कमरे में सो रहा था। नीचे सभी मेहमान नहाने धोने में लगे थे। रसोइया चाय नाश्ता बनाने में लगा था और मिश्रा जी सबको जल्दी जल्दी काम करने के लिए फटकार लगा रहे थे। आज गुड्डू का ममेरा आने वाला था और साथ ही शाम को शानदार दावत का इंतजाम भी था संजीवनी पैलेस में। मिश्रा जी ने जरूरी सामान संजीवनी पैलेस भिजवा दिया और सबको नाश्ता करने के बाद वहीं चलने को कहा। गोलू और मनोहर भी तैयार होकर गुड्डू के घर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही मिश्रा जी उनके पास आए और कहा, कान खोलकर सुन लो दोनों, आज यहीं रुकना है। कल सवेरे बारात रवाना होगी चौक से। तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी गुड्डू के साथ, इले चले मत जाना। फटाफट नाश्ता करो और संजीवनी पैलेस चलो। ठीक है चाचा, गोलू ने कहा और फिर मनोहर को लेकर अंदर चला आया। मनोहर और गोलू ने सबसे पहले नाश्ता किया और सभी रिश्तेदार एक एक करके संजीवनी पैलेस जाने लगे। मिश्रा जी ने देखा गुड्डू कहीं नजर नहीं आ रहा तो उन्होंने मिश्राइन से कहा, गुड्डू कहाँ है? जाकर देखो लाड साहब उठे कि नहीं। आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं, हम दिखते हैं। कहते हुए मिश्राइन ऊपर चली आई। मनोहर गोलू की नजर मिश्रा जी पर ही थी और फिर दोनों ने गर्दन झटकी और अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा दिया। मिश्रा जी फोन करके अपने दोस्तों को और जान पहचान वालों को आने के लिए कहने लगे। मिश्राइन ऊपर आई, देखा गुड्डू बड़े ही आराम से सो रहा है तो वह आकर उसके पास बैठी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी जल्दी तुम बड़े हो गए हो गुड्डू। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, दुल्हन घर में आ जाएगी, उसके बाद तो सब बदल जाएगा। पर तुम ना बदलना, ऐसे ही रहना अपनी अम्मा के लाडले बनकर। मिश्राइन की आवाज से गुड्डू जाग गया और कहा, अरे अम्मा तुम कब आई? उठो गुड्डू और नहा लो, गेस्ट हाउस जाना है। आज ममेरा आएगा तुम्हारा और दावत भी है। मिश्राइन ने उसका कंबल लमेटते हुए कहा। गुड्डू उठकर बैठ गया। जैसे ही उसे याद आया कि कल उसकी शादी है, उसका चेहरा उदासी से घिर गया। मिश्राइन ने देखा तो कहा, क्या हुआ, इतना परेशान काहे हो? अच्छा, शादी के बारे में सोच रहे हो? चिंता ना करो, तुम्हारे पिताजी ने जोरदार इंतजाम किया है। आज शाम में पूरा कानपुर देखेगा इस शानदार शादी को। अम्मा, गुड्डू कहना चाहता था लेकिन मिश्राइन को जाने की जल्दी थी, इसलिए उठते हुए कहा, नहाकर नीचे आ जाओ और नाश्ता कर लो,
उसके बाद गेस्ट हाउस जाना है। हम जा रहे हैं, नीचे बहुते काम है। मिश्राइन चली गई। गुड्डू बुझे मन से उठा, शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक चमक थी और चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा था। ट्रिम की हुई अच्छी दाढ़ी में गुड्डू बहुत ही प्यारा दिख रहा था। उसने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कहा, दिख तो ठीक ही रहे हैं, फिर नहाना जरूरी है क्या? नहा लेते हैं, खुद की शादी में तो नहाना बनता है ना। कहते हुए गुड्डू बाथरूम गया और नहाकर वापस आ गया। उसने नए कपड़े पहने। फॉर्मल थे इसलिए थोड़े अजीब लग रहे थे, क्योंकि उसे आदत थी जींस और फैशनेबल शर्ट पहनने की। फॉर्मल ड्रेस में बहुत ही सीधा साधा दिख रहा था। खैर, मिश्रा जी के डर से उसने वही कपड़े पहने रखे और बाल बनाकर नीचे चला आया। मनोहर और गोलू तब तक नाश्ता कर चुके थे। गुड्डू को देखते ही उसके पास आए और गोलू ने कहा, अरे क्या बात है भैया, चमक रहे हो। फॉर्मल लुक काफी सूट कर रहा है गुड्डू तुम पर। मनोहर ने भी तारीफ की। तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ काहे चले आए, गेस्ट हाउस काहे नहीं गए? गुड्डू ने कहा, अरे हम दोनों तो तुमको लेने ही आए हैं, तुम्हारे बिना वहां जाकर क्या करेंगे? मिश्रा जी ने कहा है शादी तक तुम्हारे साथ रहने के लिए। गोलू ने कहा, तो फिर 2 लौंडे और ले आते। गुड्डू ने कहा, अबे यार का गुड्डू, तुम भी शादी जैसे शुभ मौके पर कैसी बातें कर रहे हो। चलो नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। शादी है तुम्हारी, थोड़ा एंजॉय करो यार। मनोहर ने कहा। गुड्डू नाश्ता करने के लिए आ बैठा। जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, मिश्रा जी की नजर उस पर पड़ी और वे उसके पास चले आए। गुड्डू ने ध्यान नहीं दिया और गर्दन झुकाकर खाता रहा। तो मिश्रा जी ने कहा, इका हाल बना रखे हो चेहरे का, दाढ़ी काहे नहीं हटाए? अब दाढ़ी में क्या दिक्कत है, आने के बाद से कब्बो नहीं हटाए। गुड्डू ने कहा, बेटा कब्बो ना हटाए हो, लेकिन शादी के दिन ना दाढ़ी नहीं रखी जाती। मनोहर, नाई को बुलाओ और इसका हुलिया ठीक करवाओ, दाढ़ी उगाएंगे, बाबा बनेंगे ही। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू बिफर उठा और कहा, अरे हमें नहीं अच्छा लगता क्लीन शेव, लड़की जैसे दिखेंगे। बेटा दिल से तो लौंडे ही हो ना, और ई तो घर की खेती है, 2-4 दिन में फिर से उग जाएगी। चलो देर मत करो, फटाफट ये सब साफ करो और गेस्ट हाउस पहुंचो, तुम्हारे मामा के यहां से मेहमान आ चुके हैं। कहते हुए मिश्रा जी वहां से चले गए। यार ये पिताजी आखिर चाहते क्या है, जब देखो उंगलियों पर नचाते रहते हैं हमको। गुड्डू ने हाथ पैर पटकते हुए कहा। सब्र करो गुड्डू मिश्रा जी का ये सितम खत्म होने वाला अब। मनोहर ने कहा। कैसे? गुड्डू ने बड़े ध्यान से मनोहर की ओर देखते हुए पूछा। क्योंकि कल से तो भाभी जी नचाएगी तुमको अपनी उंगलियों पर। मनोहर ने गोलू को हाई फाइव देते हुए कहा और दोनों हंस पड़े। गुड्डू खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मनोहर ने देखा तो कहा, तुम नाश्ता करो, मैं पार्लर वाले को फोन करके आता हूं। मनोहर खिसक गया, लेकिन गोलू फंस गया। गुड्डू को मनाने के लिए गोलू ने अपनी बत्ती सी दिखाई तो गुड्डू ने एक मुक्का उसकी पीठ पर जड़ते हुए कहा, दोष नहीं हो तुम, दुश्मन हो हमारे गोलू। अरे भैया मजाक कर रहे थे, बाकी तुम तो जानते ही हो तुमसे कितना प्यार करते हैं। गोलू ने कहा। अच्छा, गुड्डू ने कहा। सोनू भैया के एक्स्ट्रा चीज पिज्जा की कसम, पूरे कानपुर में हमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता है तुमको, गोलू ने कहा। तो गुड्डू ने मुंह बना लिया और नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद पार्लर वाला लड़का आ पहुंचा। मनोहर ने उसे गुड्डू की शेविंग करने को कहा और खुद फोन पर लग गया। जैसे ही शेविंग बनी, गुड्डू ने शीशे में खुद को देखा। वह बहुत चिकना लग रहा था, उसे शर्म आ रही थी। जब लड़के ने पैसे मांगे तो गुड्डू ने कहा, चले यही पटक के मारेंगे, पैसे मांगना भूल जाओगे। गुड्डू को गुस्से में देखकर मनोहर और गोलू उसकी ओर आए और लड़के से कहा, अरे तुम चलो, हम देते हैं ना पैसे तुमको, काहे उनसे उलझ रहे हो? भैया इतना बौखलाए हुए काहे हैं? लड़के ने चलते चलते मनोहर से पूछा। अरे शादी होने जा रही है भैया की, इलिए तुम अभी पैसे पकड़ो और निकलो, मनोहर ने कहा और लड़के को भेज दिया। वापस आया तो गुड्डू हाथों से अपना चेहरा ढककर खड़ा था। मनोहर ने देखा तो कहा, अभी चेहरा काहे छुपा रहे हो, दिखाओ जरा हम भी देखें। गुड्डू ने जैसे ही हाथ हटाए, मनोहर और गोलू ने हैरानी वाले भाव
चेहरे पर लाकर एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़ी क्योंकि गुड्डू बहुत फनी लग रहा था। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 35 का अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे और फनी गुड्डू मिश्रा के साथ। बाय बाय।